A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT IDT for CA Final and CA Inter पे GST. So till now we have completed entire detail logic about supply. हमने जीएसटी में सप्लाई सीए इंटर के लिए कवर किया है. यूट्यूब पे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं. अगर जीएसटी बहुत इन डेप्थ समझना है, उतना समझना है कि एग्जाम ओरिएंटेड भी है और लगे कि यार जीएसटी की अंडरस्टैंडिंग हमें आती है, तो एक चीज बोलूंगी, सप्लाई की डेफिनेशन में कॉम्प्रोमाइज मत कर ये सोच के कि यार 4 वीडियो देखने पड़ेंगे. कहीं और किसी ने तो 1 घंटे में वो करवा के रखा है. बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई की डेफिनेशन. ये चीज मत करना इफ यू आर रियली कमिटेड टुवर्ड्स योर स्टडीज. क्योंकि मैं अगर यूट्यूब पे दे रही हूँ, मैं पूरा दे रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो इंपॉर्टेंट है इसलिए दे रही हूँ. अदरवाइज आई वुड हैव डन कि जो जो ऊपर ऊपर से मैं तुम्हें समझा सकती थी. सो डू नॉट डू दिस थिंग. अभी टाइम है, अच्छे से समझो. एक एक चीज को समझोगे तो समझ में आएगा कि यार जीएसटी इसे बोलते, दिस इज कॉल्ड लिंकेज. अब हम 6 से 7 दिन कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाए बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन. तो मैं वहां पे वीडियो बना ही नहीं पाई. जब बना नहीं पाई तो ऑब्वियसली अपलोड कैसे होगा. ठीक है, तो हम रीस्टार्ट करते हैं अब चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर से. एंड चार्ज ऑफ जीएसटी क्या है? ये चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर बेसिकली क्या है कि हमने फर्स्ट स्टेप पे क्या सीखा था कि वेदर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज सप्लाई और नॉट. कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं है, हमने सबसे पहले इस चीज को सीखा था. अगर वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है तो उस पर मुझे अप्लाई करना होगा जीएसटी, राइट. तो अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन क्या है, सप्लाई है, तो मैं उस पर क्या करूंगी, जीएसटी अप्लाई करूंगी. अब जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीजों को मेरे साथ समझना होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग विथ मी इन ऑर्डर टू अप्लाई जीएसटी. जीएसटी के लिए क्या समझोगे? देखो, सबसे पहली चीज, मैम आपने कहा था कि सबसे पहले चेक करो वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज सप्लाई और नॉट. कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो मेरा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है या सप्लाई नहीं है, मुझे सबसे पहले तो ये देखना है. अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है तो इसका मतलब टैक्सेबल इवेंट है वो. इफ यू नो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है, टैक्सेबल इवेंट होता है हमारा सप्लाई, राइट. तो जीएसटी में जो हमारा टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है, अगर वो हुआ है एंड इफ इट इज नॉट मेगा एग्जेम्प्टेड, इसका कोई मेगा एग्जेम्पशन नहीं है और ना ही ये चीज शेड्यूल 3 में कवर की है, नाइदर इट इज कवर्ड इन शेड्यूल 3 नॉर इट इज हैविंग एनी मेगा एग्जेम्पशन. तो इस केस का मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा. जब ये सप्लाई हुआ है, इस सप्लाई पे हम क्या करेंगे, जीएसटी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी. लेकिन जीएसटी अप्लाई करने के लिए आप ये सोचोगे ना कि मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लगाऊं या फिर मैं क्या करूं, आईजीएसटी अप्लाई करूं. मुझे क्या अप्लाई करना होगा, सीजीएसटी अप्लाई करना है, एसजीएसटी अप्लाई करना है या फिर आईजीएसटी अप्लाई करना है, मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे ये सोचना पड़ेगा. अब ये आप किस बेसिस पे सोचते हो कि मैम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है या फिर आईजीएसटी लगाना है. तो इसके लिए आप सोचते हो कि ये जो सप्लाई हुआ है, ये जो क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है, ये जो क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है, ये सप्लाई हमारा इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर ये मेरा क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है. इन ऑर्डर टू अप्लाई जीएसटी मुझे सोचना पड़ेगा कि ये मेरा इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई है. अब इंटर स्टेट क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? क्योंकि अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो मैं जीएसटी चार्ज करूंगी आईजीएसटी लिख के कि आईजीएसटी 18% में चार्ज करने वाली हूं. लेकिन अगर मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो मैं लिखूंगी सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी यूटीजीएसटी.
अब मैम ये आप क्या लिख रहे हो, हम तो सीए इंटर के स्टूडेंट है, हमको आईजीएसटी भी समझ नहीं आता, हमको सीजीएसटी भी समझ नहीं आता, एसजीएसटी भी नहीं आता, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठंड रखो, सब समझ में आएगा। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जब भी इंटर स्टेट है तो हम क्या लिखेंगे, आईजीएसटी लिखेंगे। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट होगा तो या तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा या सीजीएसटी यूटीजीएसटी आएगा। ठीक है, हम अभी इतना रखते हैं कि आप ऐसा कुछ बोल रहे हो और ऐसा होता है। तो जितना रेट आपका पता है आईजीएसटी का होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट भी टोटल उतना ही होता है। क्या बोलना चाह रहे हो कि अगर आईजीएसटी 18% है तो सीजीएसटी होगा 9% और एसजीएसटी भी कितना होगा, 9%। तो दोनों क्या होंगे, 9% या फिर अगर यूटीजीएसटी है तो ये 9% और ये भी कितना होगा, 9%। कहने का मतलब सिंपल ये है, कहने का सिंपल मतलब ये है कि आपका चाहे आईजीएसटी चार्ज हो या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज हो, या तो आप क्या कर रहे हो, आईजीएसटी चार्ज कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। आप चार्ज कुछ भी करो, इनका जो ओवरऑल टोटल है वो टोटल तो सेम रहने वाला है। अभी इतना ही समझना बहुत है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, फिर इनका आईजीएसटी सीजीएसटी का मतलब भी समझ में आएगा। इसके बाद बोलते हैं मैम ये इंटर स्टेट मतलब क्या, हम यूज करते हैं कॉमन लैंग्वेज। हम क्या यूज करते हैं, कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं। अब ये जो मैं कॉमन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ इसका मतलब जब आप अपना पेपर लिख रहे होगे या जब भी आप जीएसटी के किसी आंसर को फ्रेम कर रहे होगे, ये लैंग्वेज यूज नहीं करना, बट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यही वर्ड यूज करते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज क्या है, या फिर इसको बोले एक लेमैन की लैंग्वेज में इंटरस्टेट सप्लाई क्या है। तो एक लेमैन की लैंग्वेज में इंटरस्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई बिटवीन टू और मोर स्टेट। अगर आपका सप्लाई दो या दो से ज्यादा स्टेट में है, या फिर स्टेट नहीं हुआ तो दो या दो से ज्यादा यूनियन टेरिटरी, या तो आपका सप्लाई क्या है, दो या दो से ज्यादा स्टेट में है, या तो आपका सप्लाई दो या दो से ज्यादा यूनियन टेरिटरी में, या फिर एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये जो आपका सप्लाई है, यही आपका जो सप्लाई है बिटवीन सेम स्टेट, एक ही स्टेट में हो रहा है, या फिर सप्लाई सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो आप इसको क्या कहोगे। अगर मैम डिफरेंट है, टू और मोर स्टेट्स हैं, तो हम इसको बोलेंगे इंटर स्टेट। दिस वी कॉल एज इंटर स्टेट सप्लाई। बट अगर ये सेम स्टेट में हुआ तो दिस वी विल कॉल एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये हो गया मेरा इंटर स्टेट सप्लाई, ये हो गया मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, आगे। अब हम ये तो हो गई कॉमन लैंग्वेज, बट हम जीएसटी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, व्हाट वी विल कॉल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट इन जीएसटी की लैंग्वेज। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई हुआ है उसे इंटर स्टेट बोलते। अगर क्या हुआ है, दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई हुआ है तो वी कॉल इट एज एन इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर सेम स्टेट्स के बीच में क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है, तो वी कॉल इट एज ए इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहां तक बात समझ में आई। कॉमन लैंग्वेज आपको समझ में आ गया कब इंटर और इंट्रा बोलोगे। लेकिन जीएसटी दो स्टेट्स को नहीं देखता है। जब जीएसटी की बात आती है तो जीएसटी में अगर आपको ये पता करना है कि वेदर इट इज इंटर स्टेट सप्लाई, क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक लोकेशन ऑफ सप्लायर, कि सप्लाई करने वाला पर्सन कहां है, एंड जिस जगह पे सप्लाई हो रहा है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है। तो दो टर्मिनोलॉजी मैंने यहां पे यूज की है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई जानना चाहते हो तो यू हैव टू चेक कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई मतलब जहां से सप्लायर अपनी सर्विसेज या गुड्स दे रहा है,
और प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहां पे सर्विसेज या गुड्स ली जा रही हैं, कंज्यूम की जा रही हैं, जिनका डेस्टिनेशन गुड्स या सर्विस का डेस्टिनेशन कहाँ पे है। तो ये हो गया मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट चैप्टर अच्छे से समझाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। बट अभी कॉमन टर्म्स में मैं यही कह सकती हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहां पे गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है, या फिर जहां पे आप सप्लाई कर रहे हो, जहां पे क्या कर रहे हो आप सप्लाई दे रहे हो। तो अगर ये मैम लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में है, इफ इट इज इन व्हाट डिफरेंट स्टेट, तो अगर ये क्या है डिफरेंट स्टेट में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्या है इंटर स्टेट सप्लाई। इसका मतलब क्या है, दिस इज माई इंटर स्टेट सप्लाई। और वहीं अगर मेरा यही लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, वहीं ये मेरा क्या लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये मेरा क्या है सेम स्टेट है, ये क्या है मेरा सेम स्टेट के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा, इफ इट इज इन द सेम स्टेट तो हम इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या ये बात समझ में आ गई? डन। अब यहां पे मैंने आपको बहुत स्लो पेस पे इंटर और इंट्रा का डेफिनेशन समझाया। अब अगर समझो कि मैम आप ये क्यों बोलते हो जब इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आईजीएसटी क्यों लगता है, और इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे क्यों लगता है, अब ये समझाऊंगी। आपने कहा था इंटर है आईजीएसटी लगता है, इंट्रा नहीं, इंट्रा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी या सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा। तो पहले समझते हैं कि आप सीजीएसटी एसजीएसटी कब लिखते हो और सीजीएसटी यूटीजीएसटी आप कब लिखते हो। तो अगर ट्रांजैक्शन स्टेट्स के बीच में है, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में, तो अगर एक स्टेट या दूसरे स्टेट के बीच में है तो ऑब्वियसली एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, स्टेट क्या करेगी टैक्सेस कलेक्ट करेगी तो एसजीएसटी। बट अगर यहाँ पे स्टेट की जगह क्या है ट्रांजैक्शन यूनियन टेरिटरी के साथ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, अगर टैक्स कलेक्ट करने वाला यूनियन टेरिटरी है तो वो यूटीजीएसटी लिख के चलेगा। इसको कैसे समझे, ये समझो, ये है मेरा क्या सप्लायर वन, ये क्या है मेरा सप्लायर, नॉट सप्लायर वन, ये मेरा सप्लायर है। सप्लायर मैम कहाँ पे है, सप्लायर है महाराष्ट्र में, और मैम वो गुड्स कहाँ पे दे रहा है, सपोज करो वो गुड्स सेल कर रहा है कहाँ पे पंजाब में, सप्लायर कहाँ है महाराष्ट्र में, पर भाई साहब गुड्स कहाँ पे सेल कर रहे हैं पंजाब में। तो तुम्हें एक चीज मैं बताती हूँ कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी होता है मेरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मेरे गुड्स कहाँ जाएंगे, कहाँ कंज्यूम होंगे, मेरे गुड्स कहाँ जाएंगे और कहाँ कंज्यूम होंगे, उस अथॉरिटी के पास क्या रहता है, पावर रहता है जीएसटी क्या करने का, उनका रेवेन्यू बुक होता है। रेवेन्यू किसके नाम पे बुक हो जाएगा, उनके नाम पे बुक होगा जो क्या कर रहे हैं जीएसटी, जो जहां पे गुड्स या फिर सर्विसेज क्या हो रही है कंज्यूम हो रही है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना आपके लिए काफी है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि पहले जो लॉ होता था वो डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं होता था, वो ओरिजिन बेस्ड होता था। ओरिजिन बेस्ड मतलब जहां पे प्रोडक्ट बनता है, जहां पे प्रोडक्ट सेल होता है, वही वाली अथॉरिटी जो है उस स्टेट की अथॉरिटी का क्या होता था, ये टैक्स रेवेन्यू काउंट होता है। ये एक पॉइंट मुझे जस्ट बताना था, मैंने आपको बताया चेंजेस क्या है प्रीवियस लॉ और अभी में। लेकिन मैम अब देखो, ये पर्सन, अगर हमारा एग्जाम्पल देखे, ये पर्सन महाराष्ट्र में है, ये पंजाब में कोई चीज क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो मैम टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी, टैक्स कलेक्शन करने की, टैक्स कलेक्शन करने की जिम्मेदारी सप्लायर की होती है, अगर वो एक क्या है रजिस्टर्ड पर्सन है तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे सप्लायर मेरा रजिस्टर्ड पर्सन है, तो सप्लायर क्या करेगा, यहाँ पे कर लेगा टैक्स का कलेक्शन। सप्लायर क्या करेगा, यहाँ पे करेगा टैक्स का कलेक्शन। क्या ये बात यहाँ पे समझ में आई? आप थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 स्टेट्स हैं, तो इसका मतलब मैम जब सप्लायर टैक्स कलेक्ट करेगा वो इंटीग्रेटेड
टैक्स कलेक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, लॉजिक मैं बताऊंगी, बस थोड़ा सा पेस स्लो रख रही हूँ क्योंकि सीए इंटर के लिए बहुत नई चीज है, अदरवाइज सीए फाइनल पे समझाने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैम इतनी बात समझ में आई कि अगर इंटर स्टेट है तो आप आईजीएसटी चार्ज करते हो, और आपने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अब जीएसटी ना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, मतलब कलेक्शन भले ही किसी ने भी किया हो पर उस स्टेट का रेवेन्यू काउंट होगा, उस स्टेट का रेवेन्यू काउंट होगा जहां पे क्या हो रहा है, इन गुड्स को या सर्विस को कंज्यूम किया जा रहा है। तो कलेक्शन कोई भी करे लेकिन रेवेन्यू उस स्टेट का काउंट होगा जिस स्टेट में क्या किया जा रहा है, इन गुड्स को यूज किया जा रहा है। ठीक है मैम, अब इससे आप समझाना क्या चाहते हो, एक और चीज पहले समझो फिर मैं बताती हूँ कि मैंने वो क्यों लिखा है। दूसरा मेरा एग्जाम्पल, अब हम कहाँ पे हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, मतलब सप्लायर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और मैम प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जिनको भी हमने गुड्स दिए, सर्विसेज दी, वॉट एवर वी हैव गिवन, वो कहाँ पे, वो भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। मतलब मेरा रिसिपिएंट, सर्विस या फिर गुड्स लेने वाला मेरा रिसिपिएंट, वो भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मतलब हम भी महाराष्ट्र में, वो भी महाराष्ट्र में। मैम ये तो सेम स्टेट हो गया, बिल्कुल ये हो गया सेम स्टेट, और इसलिए मैं इसको बोलूँ ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ये सप्लाई मेरा क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब भी मैम इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, आपने हमें एक चीज बताई है, अगर ये दो स्टेट्स के बीच में है तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी क्या करोगे, चार्ज करोगे। और सपोज मैम ये महाराष्ट्र की जगह क्या हो जाता, लद्दाख होता। सपोज मैम यहाँ पे क्या होता, ये जो आपने महाराष्ट्र लिखा है, महाराष्ट्र की जगह आपने लिखा होता क्या, लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख में ये काम चल रहा है, मतलब सप्लाई लद्दाख टू लद्दाख ही हो रहा है। तो मैम यहाँ पे भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ही माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन लद्दाख आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, तो आप यहाँ पे सीजीएसटी तो लिखोगे लेकिन यूटीजीएसटी लिखोगे इसके साथ। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अब मैं जो कहना चाह रही हूँ उसको सुनना, समझना। मैंने तुम्हें क्या बोला था, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी क्या है मेरा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कलेक्शन तो सप्लायर ही करेगा, कलेक्शन तो करना है जीएसटी का, तो उसका तो जिम्मेदारी सप्लायर के ऊपर ही है, सप्लायर ही क्या करेगा, कलेक्शन करेगा। लेकिन ये जो जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो कौन सी स्टेट का रेवेन्यू माना जाएगा, उस स्टेट का रेवेन्यू माना जाएगा जहां पे वो गुड्स का क्या होता है, कंजम्पशन होता है, जहां पे वो गुड्स यूज होते हैं। डेस्टिनेशन जहां है गुड्स या सर्विस की, वो वाली स्टेट उसको अपना रेवेन्यू मान के चलेगी। देखो अब मेरी बात सुनो, जब सेम स्टेट होती है तब तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, जब सेम स्टेट है, सेम यूनियन टेरिटरी, तब कोई गड़बड़ नहीं है। जो भी सेल हुआ है, सेल के बाद जो भी जीएसटी कलेक्ट हुआ है, तो सेंट्रल का 50% हिस्सा हो जाएगा उस जीएसटी के ऊपर, और जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया है 50% हिस्सा उस स्टेट का हो जाएगा। इसी तरह अगर यूनियन टेरिटरी है तो जितना भी जीएसटी कलेक्ट हुआ है उसका 50% जाएगा सेंट्रल को और 50% जाएगा यूनियन टेरिटरी को। इसका मतलब अगर हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो सपोज करो मेरा जीएसटी की रेट 18% है, तो 9% लेके जाएगा मेरा सेंट्रल और 9% लेके जाएगा मेरा स्टेट। सिमिलरली यहाँ 9% लेके जाएगा मेरा सेंट्रल और 9% लेके जाएगा मेरा यूनियन टेरिटरी। सेम स्टेट है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, इसी स्टेट में बंटवारा कर सकते ना, इजीली बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जब इंटर स्टेट होता है मैम, स्टेट दो है, कलेक्शन करेगा कोई और, रेवेन्यू किसी और का होगा, कलेक्शन करेगा कोई और रेवेन्यू किसी और का होगा। तो हम कैसे किसी और स्टेट के बिहाफ पे कलेक्शन कर लें, हम कैसे एसजीएसटी लिख दें यहाँ पे, समझ रहे हो, क्योंकि कलेक्शन महाराष्ट्र कर रहा है इस केस में, लेकिन रेवेन्यू होने वाला है किसका, पंजाब का। तो मैं पंजाब के बिहाफ पे कलेक्शन थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं पंजाब लिख के कलेक्शन नहीं कर सकती, स्टेट वाइज कलेक्शन नहीं कर सकती। तो यहाँ वो बोलते ऐसा नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करें, सेंट्रल को जाएगा तो सही पैसा और स्टेट को भी पैसा जाएगा। तो बोलते एक काम करो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सीजीएसटी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एसजीएसटी, अगर ये 9% है ये भी 9% है, इसको हटाओ, इसका टोटल क्या करो, आईजीएसटी कर लो, मतलब इंटीग्रेट करके क्या करो, एक बार आप पैसा कलेक्ट कर लो और जिस स्टेट का रेवेन्यू होगा उस स्टेट को पहुंचा देना। तो इसीलिए
जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है वो इंटीग्रेटेड बेसिस पे होता है, और जब ये हमारा इंट्रा स्टेट है तो उसमें तो पर्टिकुलरली डिवीजन इज वेरी इजी, वहां 50-50% ही ऑलरेडी हम क्या करते हैं, सेंट्रल और स्टेट या सेंट्रल या यूनियन टेरिटरी का कलेक्शन करते हैं। दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड CGST, SGST, CGST, UTGST और IGST। समझ में आए? अब मैम ये आप जीएसटी लगा रहे हो तो एक चीज आप बताओ कि आपने लिखा CGST, आपने लिखा SGST, आपने लिखा IGST, है ना? तो मैम यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई होता है, यहाँ पे होता है आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई, बिल्कुल। तो आपको ये चीज समझनी होगी, हर स्टेट का ना जीएसटी से रिलेटेड लॉ अलग है। हर स्टेट एक्ट सेम है पर हर स्टेट के रेट अलग होंगे, हर स्टेट ने अपने हिसाब से क्या किया, रेट वगैरह लॉ थोड़े बहुत बना के रखे। तो SGST एक्ट अलग होता है, और ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे भी क्या है, एक्ट है। सेंट्रल लेवल पे भी क्या है, जीएसटी का एक्ट है। और ऐसे IGST रिलेटेड भी क्या है, एक्ट वगैरह, एक्ट बोलना गलत होगा, प्रोविजंस वगैरह बना के रखे हैं ऐसा बोलती हूँ पहले मैं। तो IGST से रिलेटेड भी प्रोविजंस बने हैं, अलग अलग स्टेट्स ने अपने प्रोविजंस बनाए हैं, सेंट्रल लेवल पे भी प्रोविजन बने, और ये प्रोविजन कहाँ लिखे होते हैं, एक्ट के अंदर, CGST एक्ट, IGST एक्ट। तो जीएसटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू CGST एक्ट, SGST एक्ट, हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है, IGST एक्ट। तो जब भी इंटर की बात होगी, इंटर स्टेट सप्लाई की, तो उसको गवर्न करने आएगा IGST एक्ट। जब भी हमारी स्टेट की बात होगी तो गवर्न करेगा CGST एक्ट, और CGST एक्ट में जो जो लिखा है वो मोटेटिस मोटेंडिस SGST एक्ट पे भी एप्लीकेबल होता है। तो जब आपको बोले मैम इंट्रा स्टेट में कौन से सेक्शन में जीएसटी चार्ज होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन स्टेट सप्लाई, तो कौन से सेक्शन में सप्लाई आप जीएसटी चार्ज करते हो, तो वहां आप लिखोगे सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट। और वहीं अगर मैं पूछूं मैम इंटर स्टेट सप्लाई और हमको IGST चार्ज करना है तो कौन से सेक्शन में चार्ज करेंगे, तब वहां मैं लिखूंगी सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। तो ये ध्यान रखना, एक्ट अलग है, इंटर के लिए सेक्शन अलग है और इंट्रा के लिए सेक्शन अलग है, एक्ट अलग है। अब मैम ये आप हमको पढ़ा रहे हो चैप्टर चार्ज अंडर जीएसटी, तो चार्ज अंडर जीएसटी का सेक्शन 9 और सेक्शन 5 कहता क्या है? सेक्शन 9 और सेक्शन 5 चार्ज अंडर जीएसटी आपने चैप्टर स्टार्ट किया, ये रहा चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर। आपने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया CGST एक्ट, SGST एक्ट वगैरह कब कहाँ क्या लगते हैं। आप ये बताओ कि ये लेवी एंड कलेक्शन जो आपने बताया सेक्शन 5 में या सेक्शन नंबर 9 में होता है, उसको भी एक्सप्लेन करो कि 5 और 9 क्या कहता है। और साथ साथ में हम ये भी बताओ कि ये जीएसटी एक्ट कहाँ लगेगा, जीएसटी एक्ट लगेगा होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में जीएसटी एक्ट लगता है। इसके साथ इंडिया की लैंड पे तो लगेगा, साथ में इंडिया का टेरिटोरियल वाटर और एयर स्पेस अबाउट दैट टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर के ऊपर जितनी भी एयर स्पेस है वहां पे भी मेरा क्या लगेगा, जीएसटी। और मेरा जो डेफिनेशन ऑफ इंडिया है वो कहां तक जाती है, 200 नॉटिकल माइल्स तक आपकी जाती है। इंडिया काउंट होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सी बेड, टेरिटोरियल लैंड से 200 नॉटिकल माइल हमारा इंडिया ही कंसिडर होता है। जस्ट एक बार इंडिया की डेफिनेशन आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे रीड करनी होगी, दैट इज इट, गॉट इट। अब हम आते हैं किसके ऊपर, फाइनली वी आर कमिंग ऑन सेक्शन 5 क्या बोलता है मैम, और सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है। उससे पहले हमने क्या बोला, ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है जीएसटी, यस मैम, जीएसटी होल ऑफ इंडिया पे, टेरिटरी भी काउंट होगी, टेरिटोरियल वाटर भी काउंट होगा, और उसके अबाव का एयर स्पेस भी काउंट होगा, और साथ में बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक मेरा क्या रहेगा, इंडिया काउंट रहेगा। इसका मतलब मैं एक्सपोर्ट कब मानती हूँ, जब 200 नॉटिकल माइल्स क्रॉस होगा तब हम बोलेंगे एक्सपोर्ट हुआ है, या फिर 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आए तब हम बोलेंगे इंपोर्ट हुआ है। और यहां तक पूरा क्या होगा, जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल रहेगा बिकॉज इट इज काउंटेड टू बी इंडिया। डन। चलो अब आते हैं हम मैम, आपने बोला कि कुछ तो स्टेट्स होंगी, ठीक है, तो एसजीएसटी लगेगा, कुछ होंगी आपकी क्या बोला आपने, यूनियन टेरिटरी।
तो यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो ये नाम देख के रखे यूनियन टेरिटरी के, अंडमान निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप आइलैंड आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी है, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जो मर्ज हो गया ये भी क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी, लद्दाख चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, एक बार इसको बस लर्न कर लेना कि दिस आर माई यूनियन टेरिटरी। बट दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, बट इवन दो दिल्ली यूनियन टेरिटरी फिर भी हम उसके लिए CGST SGST ही लिख के चलते हैं, बस इतनी सी चीज याद रख लेना। इसका लॉजिक आपको जरूरी नहीं है, तो मैं अभी के लिए इसका लॉजिक जो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, 0% रेलिवेंस रखता है, तो उसको मैं नहीं बता रही हूँ। आगे आते हैं मैम, ये रहा मेरा सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST जो बताता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST के बारे में, और ये मेरा सेक्शन 5 ऑफ IGST जो बताता है इंटर स्टेट इंटर लेवल पे क्या करने के लिए, कलेक्शन और लेवी करने के लिए। अब मैं आपको पूरा क्रक्स ऐसे ही बता देती हूँ। ये है बेयर एक्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन, यहाँ पे पता है क्या लिखा है, सिंपल सी एक कहानी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो लिख के रखी है, वो ये है कि देखो when it comes to intra state supply, ठीक है, when it comes to what your intra state supply, तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई में है सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST, राइट, सेक्शन नंबर 9 मेरा लगेगा किसका, CGST का। यहाँ पे बोलते हैं सेक्शन नंबर 9 का फर्स्ट क्लॉज जो है या फिर फर्स्ट सब सेक्शन है वो आपको क्या बोलेगा कि GST is applicable either on supply of goods or supply of service if that supply is within same state। अगर सेम स्टेट में आपने क्या किया है, विद इन सेम स्टेट सप्लाई किया है, मतलब लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है, तो आपको इंट्रा स्टेट के हिसाब से CGST SGST लगा के चलना होगा, या फिर CGST UTGST लगा के चलना होगा, जो हम ऑलरेडी यही तो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन GST नहीं लगेगा अगर क्या है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो ये तो GST के प्रीव्यू से ही बाहर है, और ये हमने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से किया कि दिस इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ GST, तो जो चीज GST के प्रीव्यू से ही बाहर चली गई उसको GST नहीं लगेगा। बाकी सारे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस पे अगर वो विद इन सेम स्टेट है, मतलब लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है, तो वहां हम CGST SGST या फिर UTGST अप्लाई करेंगे, और मैक्सिमम रेट जो GST में होगा CGST SGST का वो 20% होता है मैक्स रेट। ये दिया है पहले वाले आपके क्लॉज में, पढ़ लूं कि यही दिया है या नहीं, तो देखो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन टैक्स आप CGST लगाओगे ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये कितने पे मैक्सिमम लग सकता है, मैक्सिमम 20% का CGST लग सकता है, और मैम टैक्स लगता है किसी वैल्यू के ऊपर। वो वैल्यू आप सीखोगे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर मुझे GST लगाना है, वो सेक्शन 15 ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई मुझे सिखाएगा, इसका भी कोई रेलिवेंस नहीं। अब ये हो गई मेरी इंटर की बात, इंट्रा की बात। सेम ऐसा इंटर में सेम IGST में लिखा है कि आप IGST चार्ज करोगे फॉर द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ except alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15, लेकिन IGST का जो मैक्स रेट पता है वो होगा 40%। अब मैम 40 कैसे, जब CGST 20% है, CGST SGST 20-20 होगा, तो इसका टोटल इंटीग्रेटेड 40 तो बनेगा, तो वहां लिखा है मैक्सिमम ये होगा कितना, 40%। देन इसके बाद बोला है कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसपे अभी हम GST नहीं लगाएंगे, हमने क्या किया, डेफर करके रखा है उन पे GST, और ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। HP मैन हमने क्या किया था, HP मैन किया था, दैट वाज व्हाट वाज HP मैन, H फॉर हाई स्पीड डीजल ऑयल, पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, देन आपका मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। इन चीजों पे अभी क्या नहीं लगेगा, GST नहीं लगेगा, तो पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इस पे GST अभी नहीं लगेगा, इसे डेफर किया। सेम चीज मुझे IGST एक्ट के सेक्शन नंबर 5 में मिलेगी। देन बोलते हैं कई जगह पे गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेसिफाई किया है कुछ गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई। कई जगह पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कुछ गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई को बोला है कि यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। देखो व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है
ऐसे तो सप्लायर जो होता है, सप्लायर ही जीएसटी चार्ज करता है सप्लाई पे, और जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करके आ जाता है कि ये लो तुम्हारा जीएसटी। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करता है, रिसिपिएंट क्या करता है, वो जीएसटी को भर के आता है, रिसिपिएंट के ऊपर सारे कंप्लायंस होते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है ये भी हमने सप्लाई वाले जो हमने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए उसमें हमने समझा। तो यहाँ पे मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा ऑन रिसिप्ट। रिसिपिएंट क्या करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करेगा। मतलब कई जगह गवर्नमेंट ने बोला है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस पे सप्लायर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, रिसिपिएंट खुद क्या करेगा, टैक्स पे करके आएगा। और उन्होंने इस चीज के लिए नोटिफाई करके रखे हैं कुछ सर्विसेज और कुछ गुड्स, और वो नोटिफाइड सर्विस एंड गुड्स पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। उसमें से एक है, अगर आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सामान खरीदते हो या फिर सर्विस लेते हो, तो अनरजिस्टर्ड से आपने अगर लिया है तो इस केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है, बट अभी ये थोड़ा अभी भी डिलेड है। अनरजिस्टर्ड से अगर आपने कुछ खरीदा है तो सिर्फ सीमेंट वाली एक चीज आएगी, वहीं पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लगता है, बाकी कहीं नहीं लगता। टाइम आने पे इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि अनरजिस्टर्ड से अगर तुमने कुछ खरीदा है तो अनरजिस्टर्ड तो टैक्स नहीं कर पाएगा चार्ज, तो आप एज अ रिसिपेंट आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। देन लास्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्या है मैम, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का ये एक पूरा की पूरा क्लैरिफिकेशन है, जहां पे बोलते हैं कि देखो मैम आप क्या करते हो, आप क्लासेस पढ़ाते हो ऑफलाइन, ठीक है, आपने ऑफलाइन क्लासेस पढ़े, यहां पे भी आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, हाँ, लेकिन अब आपने सोचा आप क्या करो, किसी ई इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को बोलो कि मेरी क्लासेस प्रमोट करो और आप अपनी तरफ से मेरी क्लासेस क्या करो, सेल करवाओ। जैसे मैंने लेक्चर वाला से कांटेक्ट कर लिया, या फिर मैंने कॉन्फ्रेंसा पे क्या कर लिया, कांटेक्ट कर लिया। मतलब मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को यूज करके अब अपनी सर्विसेज को दे रही हूं, तो मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है वो क्या है, मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहां बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप अपने सर्विसेज देते हो या गुड्स देते हो, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो टैक्स पे करेगा कुछ नोटिफाइड सर्विस पे। हर जगह ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसी नोटिफाइड सर्विस है, उन नोटिफाइड सर्विस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया, दैट इज सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 का एक बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको दिया। अब 2-1 मिनट ब्रेक लेना है, ले लो। अभी तक बहुत बेस लाइन पे चल रहे थे, इंटर स्टेट क्या है, इंट्रा स्टेट क्या है। इंटर में एक्सपोर्ट भी काउंट होगा, इंटर में इंपोर्ट भी काउंट होगा। इंटर स्टेट सप्लाई में अगर आप एसईजेड को कुछ देते हो या एसईजेड से कुछ लेते हो, एसईजेड इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इंडिया में होता है उसको आउट ऑफ इंडिया ही कंसिडर करते हैं, उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं। तो अगर आप एसईजेड को कुछ दे रहे हो या एसईजेड से कुछ ले रहे हो, तो यहाँ पे बोलते हैं ये भी इंटरस्टेट सप्लाई ही है। उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई में, लेकिन इंटरस्टेट में क्या क्या आता है मैंने ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी है। 2 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ। इस 2 मिनट के ब्रेक के बाद मेरा पूरा फुल फ्लैश फोकस जाएगा इस 9 सबसेक्शन 5 पे। मैम इस चैप्टर में क्या क्या कवरेज है, सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया चार्ज ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी कहाँ लगता है, यूटीजीएसटी कहाँ लगता है, आईजीएसटी कहाँ लगता है, वो। सेकेंड है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सारी सर्विसेज जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होती है, उसकी एक लिस्ट है, वो हमें करना है। और थर्ड है मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैं अभी आपको इस वीडियो में ई कॉमर्स ऑपरेटर करवा रही हूं, तो ये पार्ट हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड बेसिक्स का। दूसरा वीडियो हमारा आएगा, उसमें सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम कवर करेंगे। इसी चैप्टर में कंपोजिट सप्लाई भी है, कंपोजिट सप्लाई वाली चीजें भी हैं। तो थर्ड वाला जो मेरा वीडियो आएगा वो सिर्फ कंपोजिट सप्लायर कंपोजिशन स्कीम के ऊपर ही होगा। मतलब चार्ज ऑफ जीएसटी के 3 वीडियोस होंगे टॉपिक वाइज। तो अब आप अभी ले सकते हो 2 मिनट का ब्रेक, क्योंकि 2 मिनट के ब्रेक के बाद आपको मेरे साथ ईसीओ अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, चलो चलो
तो आई होप 2 मिनट्स का ब्रेक हो गया होगा आपका अच्छे से। अब जो मैं समझा रही हूं उस पे कंसंट्रेशन देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में आपके लिए बहुत नया है और थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि आगे टीसीएस का भी इसमें कुछ कुछ बातें आएंगी। तो अभी हमें ना वर्ड टू वर्ड इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा इसको नहीं पढ़ते। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, ये देखो आईजीएसटी है, यहाँ पे मैंने जो आपको ऑलरेडी समझा दिया आईजीएसटी के बारे में, ये वही पूरा प्रोविजन लिखा हुआ है कि इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो अदर देन अल्कोहल, यहाँ पे डेफर्ड वाला है, यहाँ पे भी वही आरसीएम की बातें करके रखी है, सेम यहाँ पे भी ई कॉमर्स ऑपरेटर की बातें करके रखी, मतलब बातें पूरी सेम है, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमारा पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 में आप सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होगे, तो पार्ट वाइज आपको इजी रहेगा, जिस बच्चे को जो पार्ट देखना है वो उस पर मूव करके देख सकता है। अब मैं आ जाती हूँ अपने ना ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है मैम? ये इतना क्या है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर की एकदम से आप बोल रहे हो कि बहुत ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्योंकि ये ध्यान रखने वाली चीज है, तो लेट अस कम टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब मेरी बात ध्यान से समझो, सुनो, करो। देखो, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैंने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं क्या करूं, वही जो जनरल वे होता है, हमने शॉप खोल ली, शॉप पे लोग आएंगे, लोग आके क्या करेंगे, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, परचेस करेंगे। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन में किसी तरह से नहीं जा रही, आई एम नॉट गोइंग ऑनलाइन। जो एक ट्रेडिशनल वे बोल सकती हूँ, ट्रेडिशनल वे से हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो बिजनेस ओपन किया एंड जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल वे। ठीक है। अब दूसरा, नया जमाना है, नई चीजें हैं, तो मुझे बताएगा कि आप ट्रेडिशनली इतना ज्यादा क्या नहीं कर सकते हो, फैला नहीं सकते हो अपने बिजनेस को, तो क्यों ना आप ऑनलाइन वे ढूंढो, क्यों ना आप क्या करो, ऑनलाइन तरीका ढूंढो अपने बिजनेस को बढ़ाने का। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास दो तरीके थे, या तो मैं क्या जा सकती हूँ, ट्रेडिशनल वे पे जा सकती हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन अपना क्या कर सकती हूँ, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकती हूँ जिसके थ्रू मुझे ज्यादा क्या मिलेंगे, कस्टमर्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। अब जब हम ऑनलाइन पे गए तो फिर दो ऑप्शन आगे मेरे आ गया। क्या दो ऑप्शन आए मैम? कि क्या मुझे मेरा खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल क्रिएट करना पड़ेगा, क्या मैं खुद का ओन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल क्रिएट करूं, या फिर मैं क्या करूं, मैं किसी और का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यूज करूं, या फिर मैं अदर पर्सन का क्या करूंगी, अदर पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल क्या करूंगी, यूज करूंगी। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो खुद का एक पोर्टल क्रिएट कर लूं, या तो मैं किसी और पर्सन का क्या करूंगी, पोर्टल क्रिएट करूंगी। ये मैंने बात समझी अभी तक। ठीक है। अब होने क्या वाला है मैम इसमें, अगर आप खुद का पोर्टल बनाते हो, मैम खुद का पोर्टल कैसे बनेगा, जैसे आपने अपनी ही क्या करी, एक वेबसाइट बना ली। अब आपने अपनी वेबसाइट बनाई और अपनी वेबसाइट से ही आप क्या करते हो, सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी है खुद की वेबसाइट से करते हो। तो ये आपका खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। अब देखो, मेरी क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे ही तो चल रही हैं, तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रही, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इन सब के थ्रू मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं, और रजिस्टर होकर हम जूम लाइव क्लासेस लेते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट है, लेकिन जूम लाइव क्लासेस पूरा मेरा खुद का ही क्या है, पोर्टल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। क्या मैम यहाँ पे इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आया क्या इस वाले रास्ते में, जब आप खुद का पोर्टल बना रहे हो, क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई? नहीं, यहाँ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 आप समझाने स्टार्ट किए हो, क्या ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 यहाँ एप्लीकेबल होगा? नहीं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 यहाँ अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं किसी तीसरे पर्सन के यहाँ जाके अपने काम को बढ़ा नहीं रही हूं, किसी का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल मैं यूज नहीं कर रही हूं।
अगर यही बिजनेस मैंने किसी और पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे किया, एग्जाम्पल मैंने लेक्चर वाला से बात की कि मेरे लेक्चर सेल करवाओ, मैंने कॉन्फ्रियंजा पे बात की कि मेरे लेक्चर क्या करवा दो, सेल करवा दो। अब पता है क्या, बकायदा मैं क्या कर रही हूँ, किसी और का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यूज कर रही हूँ और किसी और का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यूज कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल होगा। ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का, यहाँ पे चालू होता है मेरा क्या कॉन्सेप्ट। ईसीओ का कॉन्सेप्ट तब स्टार्ट होता है जब आप क्या करते हो, ईसीओ का कॉन्सेप्ट तब स्टार्ट होता है जब आप किसी के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हो। जब आप किसी के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को यूज करते हो और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को यूज करके आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो, तब हम बोलेंगे यहाँ पे कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो क्या ये बात समझ में आई कि 9 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल कब होता है? बिल्कुल। अब मैम एक रास्ता आपके पास और है। अब क्या रास्ता है, आप ये भी तो कर सकते हो, क्या थोड़ा खुद के पोर्टल से बेचो, यस, थोड़ा दूसरे के पोर्टल से बेचो। हाँ, खुद का पोर्टल भी हो सकता है, दूसरे का पोर्टल भी हो सकता है। तो मेरे खुद के पोर्टल पे 9 सबसेक्शन 5 नहीं लगेगा, उस टर्नओवर पे 9 सबसेक्शन 5 नहीं लगेगा जो मैंने खुद के पोर्टल से किया। लेकिन जो मैं दूसरे के पोर्टल से कर रही हूँ वहां पे 9 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल होगा। ये बात समझ में आई। तो मैंने पहली बात की एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने पहली बात किसकी की, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईसीओ के बारे में मैंने बात की आपसे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मैम ये हो क्या रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ई कॉमर्स ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर हमने कुछ नोटिफाई करके रखी है सर्विसेज, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने बोला है हमने क्या किया है, कुछ सर्विसेज हैं, उन सर्विस को क्या करके रखा है, नोटिफाई किया हुआ है। तो सिर्फ सर्विसेज ही इन्होंने नोटिफाई की है, ध्यान से सुनना। बोलते हैं हमने सर्विसेज को क्या किया है, नोटिफाई किया, और सिर्फ वो नोटिफाइड सर्विस अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हो, अगर वही नोटिफाइड सर्विस आप क्या करते हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हो, तो जो टैक्स का कलेक्शन होगा ना वो सप्लायर नहीं करेगा। एक्चुअली क्लासेस मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ। तो वो बोल रहा है कि कुछ ऐसी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं कि उन स्पेसिफाइड सर्विस में ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो तो टैक्सेस का कलेक्शन एंड टैक्सेस का पेमेंट एज ए सप्लायर आप नहीं करोगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट करके टैक्स पे करना पड़ेगा, वो टैक्सेस पे करेगा। तो अगर नोटिफाइड सर्विस है तो मैम टैक्स का पेमेंट कौन करेगा, टैक्स का पेमेंट करेगा मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर, उस पर पूरी जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हें टैक्स पे करना है, ठीक है। लेकिन मैम क्या होगा अगर ये अदर देन नोटिफाइड सर्विस हुई, तो ये क्या हुई, अदर देन नोटिफाइड सर्विस हुई। तो लिखने पे ध्यान मत देना, मैं सच बोल रही हूं, कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी सिर्फ समझो। मैम अगर ये अदर देन नोटिफाइड सर्विस हुई तो क्या होगा, अगर ये अदर देन मेरी नोटिफाइड सर्विस है तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका टैक्स नहीं पे करता है। इस केस में टैक्सेस कौन पे करेगा, इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे नहीं करता है, सप्लायर जो होगा, सर्विस हो गई या फिर जो भी गुड्स आप सप्लाई करते हो तो सप्लायर क्या करेगा, पे करेगा टैक्स। तो यहाँ पे बर्डन ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं दिया। क्या यहाँ तक पहले बात समझ में कि यहाँ पे काम किसका है, अगर आप नोटिफाइड सर्विसेज देते हो, हम पढ़ेंगे वो नोटिफाइड सर्विस कौन सी है, तो नोटिफाइड सर्विस के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। लेकिन ये अगर अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज हैं तो इस केस में ई कॉमर्स नहीं, सप्लायर को ही क्या करना है, टैक्स पे करना है। सप्लायर क्या करेगा, जो सर्विसेज दे रहा है, जो गुड्स दे रहा है, उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मेरी बात और थोड़ी सी ध्यान से सुनो मैम, अगर ये अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? अगर ये मैम अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज हैं, ठीक है,
तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? होगी। क्या जिम्मेदारी होगी? मे बी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स कलेक्शन करना पड़ेगा। ही हैज टू कलेक्ट टीसीएस। उसको क्या करना पड़ेगा? सप्लायर से टैक्स का कलेक्शन करना पड़ेगा। अब मैम ये क्या हर बार टैक्स का कलेक्शन करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर अदर देन नोटिफाइड सर्विस? अगर मैम अदर देन नोटिफाइड सर्विस होगी तो क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि टीसीएस कलेक्ट होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही टाइप के ईसीओ पे आती है। टाइप ऑफ ईसीओ मैम, हाँ, अलग अलग टाइप के ईसीओ हैं, वो समझो वो टाइप ऑफ क्या है। अगर आप ईसीओ के थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विस देते हो और पेमेंट का कलेक्शन कौन करता है? पेमेंट के कलेक्शन डायरेक्टली सप्लायर ही कर रहा है। पेमेंट डायरेक्टली सप्लायर के ऊपर पास आता है और सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर को उसका कमीशन भेज देता है। दूसरा तरीका मैम, पेमेंट जो है, पेमेंट कौन कलेक्ट कर रहा है? पेमेंट कलेक्ट कर रहा है मेरा ईसीओ। और ईसीओ क्या करता है? ईसीओ पेमेंट क्या कर देता है? सप्लायर को भेज देता है। मतलब पेमेंट पहले कलेक्ट करेगा कौन? ईसीओ। और ईसीओ फिर सप्लायर को क्या करेगा? उसका पेमेंट भेज देगा और अपना कमीशन डिडक्ट करके रख लेगा। तो दो तरीके हो गए मैम। या तो ईसीओ क्या करेगा? पेमेंट डायरेक्टली सप्लायर तक पहुंचाएगा, या तो पहले ईसीओ पेमेंट कलेक्ट करेगा और फिर ये पेमेंट किसके पास जाएगा? सप्लायर के पास जाएगा। तो मैम इन दोनों में से कौन सा ऐसा ईसीओ जो टीसीएस कलेक्ट करेगा? अरे तुम ही समझो ना, यहाँ तो वैसे ही पेमेंट डायरेक्टली सप्लायर के पास जा रहा है, यहाँ पे ये ईसीओ टैक्स कलेक्शन नहीं करता है। ये ईसीओ क्या नहीं करेगा? टैक्स कलेक्शन नहीं करेगा। टैक्स कलेक्शन सिर्फ वही ईसीओ करता है जो पेमेंट कलेक्ट करता है और पेमेंट कलेक्ट करने के बाद सप्लायर को रिडीम करता है उस पेमेंट को, और वो टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? हमने अब तक क्या कहा? हमने कहा मैम बिजनेस करने के दो तरीके, ट्रेडिशनल, ऑनलाइन। ऑनलाइन में या तो खुद का पोर्टल ले लो, उस पर 95 नहीं लगेगा। आप दूसरे का लेते हो तो 95 एप्लीकेबल होगा। 95 के लिए बोला हमने कुछ सर्विसेज नोटिफाई किए, उन नोटिफाइड सर्विस के लिए कंपलसरी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही क्या करना होगा? टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर ये अदर देन नोटिफाइड सर्विस है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं करेगा, सप्लायर को ही पे करना होगा। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट कर सकता है, और टीसीएस का रेट वगैरह हम टीसीएस में समझेंगे कितना होता है। लेकिन टीसीएस सिर्फ वही ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा जो पेमेंट कलेक्ट करके सप्लायर को देता है पेमेंट। यहां तक बात ओके हो गई? अब हम समझते हैं कि मैम ये जो नोटिफाइड सर्विस है, ये कौन सी नोटिफाइड सर्विस है जिसके लिए मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? पेमेंट ऑफ टैक्स करेगा। तो वो कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? टैक्सेस को पे करेगा। तो चलो उस पर आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हेल्प करता है आपको नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ये नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर वो हेल्प कर रहा है तो वो नोटिफाइड सर्विस कौन सी है? तो वो है नोटिफाइड सर्विस हेड्स वाली। अब मैम ये हेड्स क्या है? तो हेड्स में आता है सबसे पहले, अगर हाउसकीपिंग रिलेटेड सर्विस है, प्लम्बर सर्विस है, मतलब ऐसी चीजें जो घर बार को मेंटेन मैनेज करने के लिए चाहिए होती है वो सर्विस, या फिर एकोमोडेशन से रिलेटेड। एकोमोडेशन मैम कहाँ हो सकता है? होटल में हो सकता है, आपका गेस्ट हाउस में हो सकता है, मतलब जहां पे भी रुकने की व्यवस्था है। या फिर ये सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली अगर सर्विसेज हैं तो भी क्या होगा? नोटिफाइड सर्विस है ये। या फिर आपकी सर्विस कौन सी है? सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट रिलेटेड अगर आपकी सर्विस है तो ये भी क्या है? आपकी नोटिफाइड सर्विस है। गोइंग अल्ट्रा स्लो फॉर दिस टॉपिक नाउ। तो मैम या तो क्या है आपकी हाउसकीपिंग रिलेटेड सर्विस, इसका मैम कोई नाम दे दो ना, कोई एग्जांपल आपको याद आता है? सबको यही नाम याद आएगा, अर्बन प्लान।
मैम रुकने करने की सर्विसेज जैसे एकोमोडेशन वाली सर्विस है, इसमें कौन आएगा? बहुत आएंगे, अगोदा आएगा, ओयो आएगा, तो मैंने ले लिया एक नाम ओयो। मैम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली सर्विस में क्या आएगा? ओला आएगा, उबर आएगा, फिर आपका जुगनू, रैपिडो, बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है मैम, रेस्टोरेंट सर्विस में कौन आएगा? अभी सबसे ज्यादा चल रहे हैं भैया जोमैटो, जोमाटो या जोमेटो। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा? फूड पांडा, आपका हो गया स्विगी। ठीक है, तो ये क्या है? सारे ये सारे मेरे एग्जाम्पल्स हैं इन सारी नोटिफाइड सर्विस के। अगर आप इसको देख के समझ पा रहे हो कि ये जो सर्विसेज है, इन सर्विस में आप किसी के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को क्या करते हो? यूज करते हो। इसमें आप क्या करते हो? किसी के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को यूज करते हो। तो अगर आप इन तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को यूज करते हो, ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर को यूज करते हो, तो ये नोटिफाइड सर्विस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां तक अभी समझ में आया? धीरे धीरे मैं एक्सेप्शन वगैरह सब इंक्लूड करूंगी, पर यहां तक बात समझ में आई कि मैम दो तरीके, ट्रेडिशनल या फिर ऑनलाइन। खुद का किया 95 नहीं लगेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यूज किया 95 लगेगा। दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यूज करने के साथ नोटिफाइड सर्विस देनी होगी। अगर नोटिफाइड सर्विस है तो ईसीओ टैक्स पे करेगा, अदरवाइज टैक्स पे करेगा सप्लायर। लेकिन उस केस में अगर अदर देन नोटिफाइड सर्विस है तो टीसीएस कलेक्ट करता है ईसीओ, टीसीएस वही ईसीओ कलेक्ट करता है जो पेमेंट कलेक्ट करके सप्लायर को देता है। नोटिफाइड सर्विस में हेड्स वाली सर्विस है, एक है हाउसकीपिंग रिलेटेड, होटल एकोमोडेशन रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर रिलेटेड, और आपकी सर्विसेज रिलेटेड टू द रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज। यहां तक ओके हो गया? अब यहाँ पे उन्होंने फिर एक ट्विस्ट लाया, बोलते देखो अब हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते। बोलते देखो अगर ये नोटिफाइड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये हेड्स वाली नोटिफाइड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो पक्का पक्का ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही क्या करना होगा? टैक्स पे करना होगा। किस केस में? ये वाले केस में। ये कौन सा केस है मैम? जो सर्विस प्रोवाइडर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर तो हेल्प कर रहा है सर्विसेज बेचने के लिए, ठीक है, पर सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वो ड्राइवर भैया। उबर पे भी ड्राइवर भैया, जुगनू पे भी, ये सब क्या? ड्राइवर भैया। सर्विस एक्चुअल में वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओला, उबर, ये सब तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो बोलते हैं कि प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस, प्रोवाइडर चाहे रजिस्टर्ड हो या फिर मेरा प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड हो, चाहे मेरा प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हो या फिर मेरा प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही क्या करेगा? पे करेगा टैक्स, चाहे जो हो। पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी डन बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ओनली, और ये है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हमको रजिस्टर्ड है या नहीं है सामने वाला नहीं देखना, ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही लाइबिलिटी, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। डन? इतनी बात समझ में आई? लेकिन जब मैं जाती हूँ यहाँ हाउसकीपिंग वाली सर्विसेज पे, जब मैं जाती हूँ होटल एकोमोडेशन वाली सर्विसेज पे, इन दोनों चीजों पे, तो दोनों के लिए ही लिखा है अगर जो आपका कौन है? प्रोवाइडर है। अगर जो आपका कौन है? प्रोवाइडर। प्रोवाइडर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तब तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करेगा। प्रोवाइडर अगर आपका कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर ही क्या करेगा? टैक्सेस पे करेगा। लेकिन अगर आपका प्रोवाइडर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में जो प्रोवाइडर है, सप्लायर है, उसी को क्या करना होगा? पे करना होगा टैक्स। तो रजिस्टर्ड वालों पे ही अभी भी कंप्लाइंस दिया है। तो अगर प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसी के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन अगर प्रोवाइडर ऑफ सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका काम करेगा और वो टैक्स का कंप्लाइंसेस करेगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यही यहाँ पे लिख के रखा है। अब एक बार मुझे लगता है हमें रीड करना चाहिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब है वो ऐसा पर्सन जो क्या करता है? या तो ऑपरेट करता है, मैनेज करता है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को गुड्स एंड सर्विस सेल करवाने के लिए।
ये ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद के गुड्स भी वहां पे बेच सकता है, साथ में दूसरे लोगों के गुड्स को भी बेच सकता है, डिस्प्ले करवा सकता है। यहाँ पे कंज्यूमर्स ऑर्डर प्लेस करेंगे इस ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, और सप्लायर, एक्चुअल सप्लायर आपको प्रोडक्ट क्या कर देगा, दे देगा, जैसे अमेजोन पे होता है वही चीज यहाँ पे लिख के रखी। यहाँ बोलते हैं गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज नोटिफाई किए हैं, नोटिफिकेशन दिया है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सर्विसेज बताई हैं जिसमें सिर्फ एक ई कॉमर्स ऑपरेटर ही क्या करेगा, टैक्सेस पे करेगा। तो वो हो गई मेरी हेड वाली सर्विस। तो हेड्स वाली क्या है, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ए फॉर रिलेटेड टू एकोमोडेशन की सर्विस, एच फॉर रिलेटेड टू हाउसकीपिंग वाली सर्विस, और एस रेस्टोरेंट की सर्विसेज हो गई। तो हमने अभी क्या पढ़ा, अगर मैम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर है तो चाहे सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आप कैसे भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करो, चाहे सप्लायर ऑफ द सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एकोमोडेशन रिलेटेड सर्विस है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा, एक्सेप्ट अगर पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर उसी को क्या करना होगा, कंप्लाइंस करना होगा। और सेम चीज हाउसकीपिंग वाले में भी लिखी है कि अगर ये पर्सन, एक्सेप्ट पर्सन खुद रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो क्या करेगा, वो टैक्सेस पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर टैक्स पे नहीं करेगा। डन, समझ में आया ये? तो यहां तक हमारा फ्लो गया किसके ऊपर, यहां तक मेरा फ्लो गया कि कब कौन टैक्स पे करेगा। अब सबसे बड़ा ये वाला क्लैरिफिकेशन है, सबसे बड़ा मेरा क्लैरिफिकेशन है रेस्टोरेंट सर्विसेज को लेकर। तो यहां क्या बोलता है वो सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां वो बोलता है रेस्टोरेंट सर्विस रिलेटेड टू रेस्टोरेंट, खाना वाना खाने जाते हो, स्विगी जोमेटो इन सब के लिए ही बात कर रहा है। बोलता है चाहे आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, चाहे आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, चाहे आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो या फिर चाहे आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, टैक्सेस तो पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर ही। टैक्सेस तो क्या करेगा, पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर ही। मैम यही सेम चीज तो आपने यहाँ पे भी बोली थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में, है अभी कुछ, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, बोलता है अगर आपका जो प्रेमाइस है होटल वगैरह, वो ऐसा होटल है जहां पे एक दिन का टैरिफ, ऐसा होटल है जहां पे एक दिन का टैरिफ 7,500 है या फिर उससे ज्यादा है, तो इक्वल टू भी कवर है यहाँ पे। अगर टैरिफ 7,500 है या फिर उससे ज्यादा है, तो इस केस में ऐसा कोई होटल जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उस होटल में रहने का चार्ज 7,500 या उससे ज्यादा है, तो वो वाला जो होटल होगा, वो वाला जो क्या होगा, होटल होगा, वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। टैक्स पेमेंट क्या करेगा, वो वाला होटल करेगा, तब ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट नहीं करेगा। ये बोला गया है यहाँ पे। तो पहले तो मैम होटल चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गए हो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही क्या करेगा, आपका टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर आपका होटल वो होटल है जिसमें एक दिन रुकने का टैरिफ 7,500 या उससे ज्यादा है, तो इस केस में ये होटल को ही टैक्स पे करना होगा, फिर चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उससे मतलब नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई तो टैक्स पे करेगा वो होटल ही। क्या ये बात समझ में आ गई? डन। तो दिस इज ऑल अबाउट माई ई कॉमर्स ऑपरेटर। अभी खत्म हुआ ना, क्लैरिफिकेशंस बचे हैं, बट दिस इज ऑल अबाउट ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये सारी चीजें ई कॉमर्स ऑपरेटर की हैं। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, क्लैरिफिकेशन के ऊपर। क्लैरिफिकेशन पार्ट में ही दम है, और बहुत दम है बॉस, बहुत दम है। ठीक है, तो ये मैंने बोला था स्पेसिफाइड वही, अगर 7,000 या उससे ज्यादा आपका पर डे का रेंट है तो ऐसे होटल को खुद ही अपना कंप्लायंसेस करने होंगे। नाउ कमिंग टू द क्लैरिफिकेशन। अब हम किसके ऊपर आते हैं, सारे के सारे क्लैरिफिकेशन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है, हाँ,
E-commerce operator not to collect TCS in respect of restaurant service so notified. क्या बोलना चाह रहा है? यहां पे बोल रहा है कि मैम ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कब कलेक्ट करता था मैम? टीसीएस तब कलेक्ट करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर जब ये पेमेंट कलेक्ट करेगा और पेमेंट कलेक्ट करके सप्लायर को देता है, तब ये क्या करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करता है, राइट? अब हम अगर एग्जाम्पल ले मैम जोमेटो का, तो जोमेटो पेमेंट कलेक्ट करता है, यस, और कलेक्ट करके सपोज करो मैंने बनाना लीफ से कुछ ऑर्डर किया, तो जब मैंने बनाना लीफ से ऑर्डर किया तो जोमेटो क्या करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर उस सप्लायर को क्या दे देगा? उसका पेमेंट दे देगा। तो टीसीएस तो कलेक्ट होना चाहिए, टीसीएस तो क्या होना चाहिए? कलेक्ट होना चाहिए। लेकिन हमने रेस्टोरेंट सर्विस में क्या पढ़ा है? हमने रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विस में पढ़ा है कि मेरा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसी को पूरा टैक्स पे करना है, अगर वो एक्सेप्शन नहीं आता है तो। अगर वो एक्सेप्शन नहीं आता है तो मेरे ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही क्या करना होगा? पूरा की पूरा टैक्स पे करना होगा। तो भाई जब तुम ही पूरा पूरा टैक्स पे कर रहे हो तो टैक्स कलेक्शन का क्वेश्चन कहां से आता है? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। उसको अब टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है रेस्टोरेंट सर्विस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेस्टोरेंट चाहे रजिस्टर्ड हो या फिर रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करेगा। तो जब मैम ई कॉमर्स ऑपरेटर ही क्या कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है, तो उसको टैक्स कलेक्शन करने की जरूरत कहाँ है? अंडरस्टूड? तो ये हो गया मेरा पहला क्लैरिफिकेशन, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर पेइंग टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस। देखो, अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है, किसी को भी क्या करना है, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह एक्ट करना है, तो आप पहले चलो मेरे साथ रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मेरे साथ रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है, अगर क्या है ई कॉमर्स ऑपरेटर का आप काम कर रहे हो, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। इफ यू वांट टू एक्ट एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, मतलब कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है वहां पे। तो बोलते कि वैसे भी बंदा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, बीइंग ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। तो क्या रेस्टोरेंट सर्विस पे टैक्स पे करने के लिए उसे फिर से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन? तो बोल रहे नहीं, कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। आप एक बार ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह रजिस्टर हो चुके, आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, तो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए जब आप टैक्सेस पे कर रहे हो तो देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है कि आप क्या करो, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो। तो वही लिखा है। हाँ भाई, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, तो जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो कोई जरूरत नहीं है, देयर वुड बी नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। डन। दूसरा, ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे टैक्स ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम। वही तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा अगर उसके थ्रू कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस दी जाती है, फिर चाहे वो सर्विस एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ही क्यों ना सप्लाई कर रहा हो, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। थर्ड, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। मैम अब एक बात समझो, वो बोल रहा है मैम जो भी ये रेस्टोरेंट सर्विस आप सप्लाई करते हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जोमेटो के थ्रू बहुत सारे रेस्टोरेंट की सेल हो रही है। जोमेटो के थ्रू बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की क्या हो रही है? सेल हो रही है। जैसे हम एग्जांपल लिया मैंने बनाना लीफ, उसकी भी सेल हो रही है। मुझे गुरु कृपा, उधर से अगर कुछ ऑर्डर करना है वो भी होगा। फिर बेबेदा ढाबा, मैम सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट क्यों बोल रहे हो? अब मुझे याद आ रही है, ठीक है, तो बेबेदा ढाबा, मतलब ऐसे बहुत सारे चेन हैं, बहुत सारे क्या चेन है। तो यहाँ पे क्या है मैम, जोमेटो, जोमेटो के थ्रू इन सारे रेस्टोरेंट की सेल हो रही है। तो मैम ये टर्नओवर ई कॉमर्स ऑपरेटर का काउंट होगा या फिर ये टर्नओवर उन रेस्टोरेंट का काउंट होगा? मैम ऑब्वियसली रेस्टोरेंट का ही काउंट होगा। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है सप्लाई करने की। तो वो जो सर्विस देता है
इन रेस्टोरेंट को उनकी गुड सप्लाई करने की, उनका फूड सप्लाई करने की, उस सर्विस के लिए वो कमीशन चार्ज करता है, तो वो कमीशन जो है वो ईसीओ का टर्नओवर है। लेकिन जो ये गुड सेल हो रहे हैं, ये फूड सेल हो रहा है, कभी आप सोया चाप ऑर्डर करते हो, कभी पनीर ऑर्डर करते हो, कभी आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, तो वो टर्नओवर तो रेस्टोरेंट का ही रहेगा ना। तो वही चीज लिखी है कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हो तो वो इंक्लूड होगी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन सप्लाइंग द रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ। जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है उस पर्सन का ही टर्नओवर है। ईसीओ का टर्नओवर तो कमीशन चार्ज जो किया उसने, वो कमीशन उसका टर्नओवर। डन। देन नेक्स्ट क्या है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इनवर्ट सप्लाई फॉर ईसीओ। बिल्कुल, ईसीओ के थ्रू, जोमेटो के थ्रू जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो वो ईसीओ की इनवर्ट सप्लाई नहीं है। अरे भाई, जोमेटो तुमको हेल्प कर रहा है तुम्हारे फूड को सेल कराने के लिए। जोमेटो क्या कर रहा है तुम्हारे फूड को सेल कराने के लिए, क्या कर रहा है, तुमको हेल्प कर रहा है। बट दिस कैन नॉट बी सेड कि जोमेटो इनवर्ट सप्लाई दे रहा है। हम ये थोड़ा बोल सकते हैं कि हमारा जोमेटो इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, वो खरीद नहीं रहा है कोई सप्लाई, वो उल्टा आपको हेल्प कर रहा है आपके सेल्स कराने के लिए। तो ये कोई इनवर्ट सप्लाई नहीं है। और जो चीज इनवर्ट सप्लाई नहीं है, यहाँ पे रेस्टोरेंट वाली चीजों पे आगे आपको समझ में आएगा कि आरसीएम का कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है। तो यहाँ पे कुछ आरसीएम वारसीएम या कुछ अलाइबल नहीं होगा, ये कोई इनवर्ट सप्लाई नहीं है, ये कोई आरसीएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट, reversal of proportionate ITC on input goods and service not required by ECO। अब ये क्या बोलता है कि reversal of proportionate ITC on input goods and service not required by ECO। क्या लिखा है समझते हैं। ECO provide their own services as an electronic platform। ECO अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है and as an intermediary for which it would acquire input service on which ECO avail input tax credit। अब समझो मेरी बात, यहां वो बोल रहे हैं क्या मुझे ECO का ITC रिवर्स करवाना है। अब ये मैं डायरेक्टली तो समझा नहीं सकती, तो समझो होता क्या। देखो भाई, ECO क्या कर रहा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की सर्विस दे रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की सर्विस देने के लिए उसको भी किसी ना किसी से कुछ मटेरियल खरीदना पड़ता होगा। हार्ड डिस्क हो गई, कंप्यूटर हो गया, या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ईसीओ को मैनेज करने के लिए, तो वो ये सर्विसेज लेता है। इनपुट एंड इनपुट सर्विस ईसीओ भी लेता है, जिसके लिए वो सर्विस जब उसने ली होगी तो टैक्स पे किया होगा, और वो टैक्स पे करने के बाद उसको उसका आईटीसी मिलना चाहिए। उसको क्या मिलना चाहिए, उसका आईटीसी मिलना चाहिए। तो ईसीओ जब भी कोई सर्विसेज लेता है और उन सर्विस पे जीएसटी पे करके आता है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसका आईटीसी मिलना चाहिए। यहां तक अभी हमारे को क्लियर हुआ। आगे क्या बोलते हैं, ईसीओ क्या करता है, जब भी ईसीओ वाली सर्विस देता है तो सप्लायर से कमीशन चार्ज करता है। तो ये तो हो गई इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई क्या हो गया, जो भी सर्विसेज वो ले रहा है किसी और से इस ईसीओ की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, और जब ये ईसीओ की सर्विस प्रोवाइड हो जाती है किसी को, तो ईसीओ चार्ज करता है उस पर कमीशन। जो कमीशन उसका क्या है, आउटवर्ड सप्लाई से मिलने वाला, या आउटवर्ड सप्लाई उसका, तो वो चार्ज करता है कमीशन। ITC is utilized by ECO for the payment of GST provided by ECO on its own account। अब इस कमीशन पे लगेगा उसको जीएसटी, दैट मीन्स आउटवर्ड सप्लाई पे लगेगा उसका जीएसटी, तो आउटवर्ड लाइबिलिटी क्रिएट होगी, और इस आउटवर्ड लाइबिलिटी को पे करने के लिए वो पहले का पे किया हुआ टैक्स मतलब आईटीसी यूटिलाइज करेगा। यहां पे क्या बोलता है, सिचुएशन इन दिस रिगार्ड रिमेन्स अनचेंज इवन आफ्टर ईसीओ इज मेड लाइबल टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस। तो बोल रहे हैं भले ही ईसीओ रेस्टोरेंट के लिए टैक्स पे कर रहा है, दैट डजंट मीन्स कि उसका ये जो आईटीसी आप उसको लेने नहीं दो। क्यों बोल रहे हो मैम ऐसा, क्योंकि रेस्टोरेंट पे जो आप पैसा भर के आते हो, टैक्स भर के आते हो, वो ब्लॉक होता है। रेस्टोरेंट वालों को आईटीसी नहीं मिलता, रेस्टोरेंट का जो आईटीसी है वो ब्लॉक रहता है। मतलब रेस्टोरेंट वाले सामान खरीद के भी लाएंगे और टैक्स भी पे करेंगे ना, तो उनका आईटीसी ब्लॉक्ड है। तो भले ही आपने एक जिम्मेदारी ईसीओ को दे दी कि ईसीओ तुम क्या करो, रेस्टोरेंट वालों के बिहाफ पे टैक्स पे करो, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका जो जेन्युइन आईटीसी वो ले सकता है खुद के आउटवर्ड सप्लाई पे, तुम उसको रिवर्स करा दोगे कि तू ये आईटीसी भी नहीं ले सकता। समझ रहे हो मेरी बात।
रेस्टोरेंट की सर्विस पे आईटीसी टैक्स पे करने का काम जरूर ईसीओ का है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो जेन्युइनली उसका ईसीओ का टर्नओवर है और उसने जो आईटीसी भर के रखा है, टैक्स भरा है, उसको भी आप रिवर्स करवा दोगे, ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पे पूरी क्या करके रखी इन्होंने, लिखी है। फिर बोलते हैं जीएसटी टू बी पेड बाय सप्लायर ऑन सर्विसेज नॉट नोटिफाइड। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो सर्विस नोटिफाई नहीं की उस पर सप्लायर टैक्स पे करेगा, और जो नोटिफाइड सर्विस है उस पर ईसीओ मेरा टैक्स पे करेगा। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अब मैम जीएसटी में ऐसा होता है, जो पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है वही टैक्स इनवॉइस इशू करता है। तो जब यहाँ पे टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी नोटिफाइड सर्विस के रिस्पेक्ट में आपने ईसीओ को दी है, तो इनवॉइस भी कौन बनाएगा? ईसीओ ही बनाएगा। समझ में आई बात? तो जीएसटी में इनवॉइस वही इशू कर सकता है, टैक्स इनवॉइस जो टैक्स कलेक्ट करता है, तो ईसीओ कलेक्ट करता है, तो इनवॉइस भी कौन इशू करेगा? मेरा ईसीओ ही इशू करेगा। देन बिलिंग इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस and goods and service other than restaurant service sold by the restaurant to customer under same order। मैम देखो, रेस्टोरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज भी करता है, रेस्टोरेंट खाने पीने की सर्विस भी देता है, रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज करता है। तो मैम जो नोटिफाइड सर्विस है उसके साथ हो सकता है रेस्टोरेंट कुछ अदर देन नोटिफाइड सर्विस भी दे रहा हो, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा भी कोई सर्विस दे रहा हो, लॉन्ड्री। तो ऐसे केस में बिलिंग कैसी होगी? तो आपको सेपरेट बिलिंग करनी होगी। ऐसे केस में जो इनवॉइस जनरेट होता है वो इनवॉइस क्या होता है? सेपरेटली जनरेट होता है। समझ में आया? तो यहां पे बोलते हैं मैम, अगर आपका ईसीओ एक टैक्सेबल टेरिटरी में है तो कौन पर्सन है ईसीओ की कंप्लायंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन? कौन रहेगा? वही पर्सन लाइबल टू पे टैक्सेस, ईसीओ। अगर आप टैक्सेबल टेरिटरी में है आपका ईसीओ, तो ईसीओ को ही सारे कंप्लेंट्स करने। और अगर मैम मेरा ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं यहाँ पे, अब इंस्टाग्राम यहाँ पे नहीं है, इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोग बहुत सेल्स वगैरह करते हैं, वो भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, बट वो बाहर है, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस ईसीओ का यहाँ नहीं है। तो बोलते हैं कि ऐसे केस में किसी रिप्रेजेंटेटिव को उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, जो क्या करेगा? स्पेसिफिकली ईसीओ के कंप्लायंस करेगा। तो बोलते हैं मैम ना तो यहाँ पे कोई फिजिकल प्रेजेंस है और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। नहीं है तो अपॉइंट करो, अगर है तो वही रिप्रेजेंटेटिव ईसीओ के कंप्लायंसेस करेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप मुझे लगता है देना जरूरी है इसका। तो हमने कहा मैम सर्विसेज देना है, आपका बिजनेस करने के दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन। अगर आप खुद के पोर्टल पे करते हो तो 95 एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर किसी और के पोर्टल पे करते हो तो 95 एप्लीकेबल। नोटिफाइड सर्विस के लिए तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करेगा, लेकिन अगर ये नोटिफाइड सर्विस नहीं है तो सप्लायर को टैक्स पे करना है। सप्लायर टीसीएस जरूर कलेक्ट कर सकता है, इस वाले केस में ईसीओ टीसीएस जरूर कलेक्ट कर सकता है जब ईसीओ ही पेमेंट लेता है और सप्लायर को देता है। फिर इसमें मैम नोटिफाइड सर्विस थी हाउसकीपिंग वाली, एकोमोडेशन वाली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली एंड सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट। हाउसकीपिंग हो या एकोमोडेशन हो, सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो सॉरी ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस हो, तो सप्लायर आपका रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, ईसीओ को ही टैक्स पे करना है। लेकिन हाउसकीपिंग और एकोमोडेशन के लिए रजिस्टर्ड पर्सन है तो सप्लायर ही टैक्स पे करेगा, और अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। रेस्टोरेंट के केस में चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट हो, सप्लायर जो हमारा ईसीओ वही टैक्स पे करेगा। लेकिन ऐसा कोई रेस्टोरेंट जिसका पर डे टैरिफ 7,500 या उससे ज्यादा जाता है, तो वो खुद ही अपने टैक्सेस पे करेगा। फिर क्लैरिफिकेशंस आते हैं। क्लैरिफिकेशन में क्या, अब भी रेस्टोरेंट सर्विस पे टीसीएस कलेक्ट होगा, तो अब टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईसीओ खुद ही पूरा पूरा टैक्स पे कर रहा है, तो टीसीएस क्यों कलेक्ट करेगा? क्या मैम इसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ईसीओ को? नहीं, वो ऑलरेडी ईसीओ को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, तो यहाँ पे उसको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैम ईसीओ को पे करना होगा टैक्स फॉर द रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई टू देम, तो उनके थ्रू जो भी रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई कर रहे हैं ईसीओ ही टैक्स पे करेगा। मैम यहाँ पे ये टर्नओवर किसका काउंट होगा? सप्लायर का ही काउंट होगा। यहाँ पे ईसीओ का टर्नओवर नहीं रहेगा। ईसीओ का टर्नओवर तो उसका कमीशन रहता है, और उस कमीशन पे जो जीएसटी लगता है
और ये ईसीयू की सर्विसेज देने के लिए उसने जितना भी इनवर्ट सप्लाई या इनपुट लिया था उस पर जो टैक्स पे किया था उसका आईटीसी इसको बकायदा मिलेगा, उस आईटीसी पे रिवर्सल नहीं होगा। लेकिन जो रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विसेज पे वो टैक्स पे कर रहा है उसका आईटीसी ब्लॉक्ड रहता है, वो उस पे आपको आईटीसी मिलता ही नहीं है। इसके अलावा मैम क्या ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होंगी चीजें? नहीं, ये कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में चीजें कवर नहीं होंगी। मैम हम दोनों सर्विस दे रहे, रेस्टोरेंट एंड दूसरी सर्विसेज भी दे रहे, तो सेपरेट बिलिंग होती है इसकी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। चाहे वो हमारा जो सप्लायर है रेस्टोरेंट का अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो भी ईसीओ क्या करेगा, उसके टैक्सेस को पे करेगा, और जो टैक्स कलेक्ट करता है टैक्स इनवॉइस भी वही इशू करता है। इसका मतलब ईसीओ को क्या करना होगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चार्ज ऑफ जीएसटी का इंटरस्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर का फुल फ्लेज डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है, जो सीए फाइनल एंड सीए इंटर दोनों के लिए रेलिवेंट है। सीए फाइनल में थोड़ी सी चीजें मैं रेगुलर क्लास में और ऐड करती, बट सीए फाइनल वाला भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखेगा तो एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ परफेक्ट है, और सीए इंटर के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। होप सो यू लाइक द वीडियो, और शेयर करो क्योंकि अगर फुल फ्लेज वीडियोस जीएसटी के आ रहे हैं तो तुमको हेल्प तो करेंगे। ठीक है, तो सीए इंटर वालों लग जाओ पढ़ने, ओके, बिकॉज दिस वीडियोस आर टारगेट एग्जामिशन। चलो ओके।